धीरेन्द्र शास्त्री जी तो फ्यूचर तो बता देते हैं ना, वो तो बताते हैं। फिर से वही फेल। फ्यूचर पता था तो क्यों नहीं बताया भाई लाल किले पे बम ब्लास्ट होने वाला है, क्यों नहीं बताया भाई? सावधान रहना, ब्लास्ट होने वाला है, सावधान रहना, ब्लास्ट होने वाला है, घटना हो सकती है, क्यों नहीं बताया? है कोई तर्क इसके बारे में? उसे कुछ नहीं पता। उसने पहले भी एक बार ये बोले। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपनी जो सेवा है गृह मंत्रालय को दूं, मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा तो काम आसान हो जाए। तो करो ना भाई काम आसान। मैं बार बार कहता हूँ तुम्हारे पास भूत प्रेतों को सिद्ध करने की सिद्धि है, 10-20 भूत प्रेतों को पकड़ो, छोड़ो यार, कहाँ है वो? ढूंढ के लाओ आतंकवादी, कहाँ है जो पहलगाम में हमला करके गए थे? उन आतंकवादी को जाओ। प्रेतों को तो कहीं जाने आने की आजादी होती है, उन्हें तो कोई दीवार नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, जंगल नहीं, प्रेतों को क्या दिक्कत है? तो छोड़ो ना अपने प्रेतों को। लेकिन कुछ नहीं है, हवाबाजी है, सिर्फ हवाबाजी, झूठ और झूठ और 100% झूठ है, और उसके अलावा फेकेंद्र शास्त्री के पास कुछ नहीं है। बार बार वो दुनिया भर की पर्चियां निकाल के उनका भाग्य बदलने का दावा करते हैं। तो भाई 2-4 लोगों का इनका भी भाग्य बदल देते। हमारे वहाँ पड़ोस में ही रहता है बंदा, उसका भाई यहाँ पे ई रिक्शा वाला, जो ई रिक्शा की जो पलटी है, उसका भाई है। अभी तक पूरे टुकड़े नहीं मिले उसके, पूरे टुकड़े नहीं मिले उसके परिवार वालों को अभी तक। तो बता देता ना, वो गरीब आदमी को 400 रुपये रोज की, तो वो किराए के ई रिक्शा चलाता था, पहले 400 रुपये किराए के देने और उसके बाद अपने घर परिवार के लिए पालना था। आज क्या होगा उसके घर परिवार का? बता देता एक पर्ची खोल के, भाई आज मत जाइए सवारी लेने उस एरिया में, बम फटने वाला है। नहीं बताएगा, कुछ नहीं है उसके पास, सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ मीडिया का तैयार करा वो फेकेंद्र शास्त्री है, ढोंगी है वो टोटली। तो धीरेन्द्र शास्त्री जिसका बताते हैं, इलाज भी बताते हैं, वो मतलब वो विश्वास भी उस पर करते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक हो गया। देखो सर, ऐसा ये तो अपना मजमा जमाने के लिए आपने देखा होगा, जगह जगह मदारी खड़े होते हैं, 2 या 3 उनके अपने बंदे होते हैं। अपने बंदे आएंगे, वो पैसा लगाएंगे या कुछ भी देंगे और उनका निकल जाता है, और उसके बाद वो बाकी अरे भाई उसका तो निकल गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो वो सब उनके अपने बंदे। खुला चैलेंज है, आओ सामने एक दिन या चांदनी चौक में बैठ जाओ, मंच सजा के आओ, करो शास्त्रार्थ, बताओ मेरे बारे में 4 चीजें बताओ। एक रैंडम आदमी को क्लिप करके उसके बारे में 4 चीजें, इतनी सी भी बता दे तो बात है, इतनी सी भी नहीं बता सकता वो, इतनी सी भी कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है, मीडिया का बनाया हुआ ढकोसला है। और ये खाली ये फेकेंद्र शास्त्री ने, आज की डेट में जितने धर्मगुरु हैं सारे के सारे हवाबाज हैं, सारे के सारे फेकेंद्र हैं, सारे के सारे झूठ बोलने वाले हैं, ढोंगी है, पाखंडी है। चैतन्यानंद स्वामी ग्रेटर क्लास में पकड़ा गया था, कितनी 32 लड़कियों के साथ यौनाचार का 2 आरोपी पाया गया, 32 लड़कियों के साथ। और वो क्या कर रहा था? धर्मस्थल चला रहा था, आश्रम चला रहा था। छांगुर बाबा पकड़ा गया, वो भी अपने आप को धार्मिक, अपने आप को कहता था मजहबी मैं हूँ, मजहब का मेरे पास वो मुझे ऊपर से वो मिली है, पकड़ा गया ना, वो भी क्या हरकतें करता था। तो सब तरफ इस तरह से ढोंगी पाखंडी हैं, हर धर्म में मौजूद है, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं। असल जिंदगी में कहीं चमत्कार नहीं होते, असल जिंदगी में चमत्कार सिर्फ मेहनत से होते हैं और कहीं से नहीं होते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिन लोगों पर मुझे विश्वास है, लोग भीड़ तो आ रही है ना उनके जगह भी करते हैं, वो कैंप लगाते हैं उसमें भीड़ आती है, पदयात्रा करते हैं उसमें बेवकूफ हैं लोग, पता नहीं क्यों साफ साफ कह रहे हैं, बेवकूफ हैं। चमत्कारों के पीछे भागना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक और दूसरा, एक पंकज वो है, आपको ध्यान होगा, प्रदीप मिश्रा कथावाचक, वो उसने पीछे एक बार पिछले साल चलाया कि आपका जो बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है, पान के पत्ते पे शहद लगाओ और जाके शिवलिंग पे चिपका दो, आपके बच्चे के पेपर में वही सवाल आएंगे जो वो तैयार करके गया है। जो वो तैयार करके गया। और उसके बाद सबसे मजे की बात, उसका खुद का बेटा 8वीं में फेल हो गया। खुद का बेटा 8वीं में फेल हो गया। अब अगर उसी की बात को अप्लाई करते हुए सारे के सारे जो यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं, करीब करीब 10 लाख लोग भरते हैं हर बार, 10 के 10 लाख लोग पान के पत्ते पे शहद चिपकाएंगे, जाके शिवलिंग पे चिपका देंगे। यूपीएससी की वैकेंसी 1037 और अभ्यर्थी 10.5 लाख, फिर कहाँ से आएंगी भाई इतनी वैकेंसी? वो तो सभी पास हो जाएंगे, कैसे मेरिट तैयार होगी, कैसे फिर? तो अपने बच्चों को वो क्या शिक्षा देते हैं? कुछ नहीं देते, वो अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं पढ़ने लिखने के लिए। उन्हें पता है बेटा तुम जाओ मौज लो, मैं यहाँ इन्हें उल्लू बना रहा हूँ, मैं इन्हें उल्लू बना के धन कमाऊंगा, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू ही माना जाता है। तो वो ऐसे उल्लुओं की सवारी करते हैं, लक्ष्मी इकट्ठा करते हैं और मौज लेते हैं सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। धंधा बंद करवाएगा क्या? बिहार में मोदी जी ने बोला कि अब कांग्रेस अब ज्यादा दूर नहीं है, कांग्रेस फिर 2 टुकड़े में बंटने वाली है। वो उनके कहने से कुछ नहीं होता, कांग्रेस को खत्म करना आसान नहीं है। कांग्रेस ही हर करते में जज्बा है, उनके कहने से कुछ नहीं। वो सिर्फ एक साम दाम दंड भेद की राजनीति है, जिसे आखिर में भेद कहा जाता है कि दोनों भाइयों के ऊपर बीच में भेद डाल दो कि भाई तेरे को ये ऐसा कह रहा था, तेरे को ऐसा कह रहा था, तेरे को ऐसा कह रहा था, तेरे को। कान के कच्चे लोग होते हैं, कभी ना कभी फिसल ही जाते हैं। अब हो सकता है कोई एक आधा जो हमारे कांग्रेस में कोई अपने मनपसंद कोई वक्तव्य दे देता हो, तो उन्हें वो दिखाना चाहते हो कि ये देखो तू कांग्रेस से अलग जा रहा है, इसलिए कांग्रेस 2 फाड़ होगी। कहाँ जाए? कोई नहीं है। एक आधा अगर जाएगा, छोड़ के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्थान और पतन जीवन का अनिवार्य है, उत्थान होगा तो पतन भी होगा। आज ऊपर हो तुम भी वही थे, 2-2 सीटों पे तरसते थे, सालों साल तक तुम्हारे को 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता मिली, झूठे वादे कर करके एक भी वादा अभी तक पूरा कराओ तो बता दो। कितने हैं झूठ के दिन? कितने हैं? 4 दिन, 5वां दिन और चल जाएगा, आजकल कलयुग है तो, लेकिन 6ठे दिन वापस सत्य तो आएगा ही आएगा। बात तो सही है।
लेकिन 11 साल हो गए मोदी जी को, लेकिन उनका जादू तो बढ़ता जा रहा है ना। अभी जिस राज्य में चुनाव होते जा रहे हैं, जादू नहीं बढ़ रहा सर, ये ईवीएम का जादू बढ़ रहा हाँ। है। ये ईवीएम और वोट चोरी का जादू बढ़ रहा है, ये एसआईआर का जादू बढ़ रहा है। जो एलिजिबल कैंडिडेट थे 65 लाख वोट काट दिए गए बिहार में, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मांगा बताओ भाई ये 65 लाख होगी, इनकी लिस्ट दो, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं जमा करी। अब सबसे बड़ी बात इसमें दिक्कत क्या आती है, लोग कहते हैं भाई कानून में वो क्यों नहीं जाते, कोर्ट में क्यों नहीं जाते, कोर्ट में क्यों नहीं अप्लाई करते। अब कोर्ट के आपको बता दूं, चुनाव आयुक्त जितने भी हैं उनको जो है पिछले 2023 में एक अमेंडमेंट ला के उन्हें हर चीज़ से फुल प्रूफ कर दिया गया था कि इनके खिलाफ कहीं भी कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और रिटायर होने के बाद भी नहीं चलाया जा सकता। उन्हें फुल प्रूफ कर दिया गया, उनके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। तो आज की डेट में उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। आप अगर हम चाहें, कांग्रेस चाहे, कोई भी चाहे कि हाँ जी चुनाव आयुक्तों के खिलाफ जाके रिपोर्ट लिखवा दो ये वोट चोरी कर रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। कानून ने उनको पहले ही संरक्षण दे दिया है, मोदी जी ने उन्हें पहले ही संरक्षण दे दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। विपक्ष लगातार कहता था कि बीजेपी के साथ जो भी जाता है उसको खा जाती है, लेकिन बिहार में बीजेपी के साथ जो भी गया सबका स्ट्राइक रेट खतरनाक। छोटी छोटी पार्टियां थी 29-29 सीटों पर लड़ रही हैं, उनके खतरनाक मतलब 22 सीट जीत रही हैं। जो पासवान, वो क्या नाम है उनका, कुशवाहा जी 6 सीट पर लड़ रहे हैं, 4 सीट जीत ले आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार कोई ज्ञानेश कुमार जी ने कुछ ज़्यादा ही गुड वर्क कर दिया है। वो ज़्यादा गुड वर्क भी अभी 2-3 हफ्ते के अंदर निकल के सब सामने आ जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई है। आप देखिए, तेल की धार देखिए, इनकी सब चोरी निकल के फिर सामने आने वाली है। कहाँ तक जाके रुकेगी ये रोकनी पड़ेगी, ये रुकेगी, अपने आप नहीं रुकेगी। इनको अब खून मुंह लग चुका है, ये आदमखोर हो चुके हैं। जैसे आदमखोर बाघ होते हैं, भेड़िए होते हैं, उन्हें खून मुंह लग जाता है, फिर वो उसी चीज़ को पसंद करते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए उनका तरीका यही होता है कि उनका मुंह से खून छुड़ाया जाए। अब आने वाले टाइम में छूटेगा। हर चीज़ की अतिशयोक्ति होती है, हर चीज़ का एंड होता है, एक लास्ट एंड फाइनल किसी भी एक पॉइंट पे जाके हर चीज़ रुकती ही है। कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ रुकती है, तो ये भी रुकेगी। मौसम बदला, ये भी बदलेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जैसा कि शर्मा जी ने इन लोगों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, तो वीडियो में बने रहे एंड तक, और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप जरूर बताइएगा। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी तैयार रहे, हम अब बंगाल में आने वाले हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं। जो उन्होंने चोरी यहाँ करी है, महाराष्ट्र में शुरू करके हरियाणा से शुरू करके आज बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है। ठीक है, सही कह रहे हैं वो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अलर्ट होना पड़ेगा, तमाम विपक्ष को अलर्ट होना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, जिसका नारा था डू और डाई, करो या मरो। तो आज वही दोबारा से अपील करने का टाइम आ गया, करो या मरो, या तो इनको झेलो या फिर इन्हें बाहर करो। नमर कस के पूरी बांधनी होगी, हर हालत में सारे विपक्ष को एकजुट होना होगा। आज भी इनका वोट परसेंटेज आप देखें 37, 38, 39% से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। बिहार में भी इनको कितने वोट मिले, 37.26%, और बाकी गठबंधन को, महागठबंधन को मिले 37.23%। कितना फर्क आया, मात्र 0.03% का वोट का फर्क आया, और 3% में ही इतनी सारी सीटें ले गए हैं। वोट परसेंटेज इनका वहीं का वहीं है, लेकिन उसके बाद सारा विपक्ष का वोट जो है, बचा हुआ 60 वोट जो है वो बढ़ जाता है, और बटने की वजह से ये जीत जाते हैं, अगर प्रॉपर वोटिंग मान ली जाए तो भी। बाकी तो अब सबने देख लिया हेरा फेरी कितनी हो रही है। एसआईआर के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, एसआईआर का कानून में प्रावधान ही नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने, और कानून के हिसाब से सिर्फ 4 लोग एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा, इन एलिजिबल, जिन्हें अयोग्य माना जाता है कि अयोग्य मतदाता ये होंगे, या तो मानसिक रूप से पागल हों, पहली चीज़, या फिर उसके बाद वो 18 साल का ना हुआ हो, दूसरी चीज़, या वो इस भारत देश का नागरिक ना हो, तीसरी चीज़, और उसके बाद चौथा जो है, उसने किसी के ऊपर, उसके ऊपर 6 साल से ऊपर के क्रिमिनल केस ना चल रहे हो, जेल में बंद जो है वो मतदाता नहीं बन सकता। बस ये 4 अयोग्यता ठहराती हैं, लेकिन उन्होंने तो हर एक को अयोग्य ठहरा दिया। सबसे उन्हें आइडेंटिटी के प्रूफ मांगने शुरू कर दिए, सबको अयोग्य का 65 लाख काट के 22 लाख जोड़ दिए। स्पेशल ट्रेनें चला दी, यहाँ से पूरी ट्रेन भर भर के जा रही है वोट डालने के लिए, यूपी से और मध्य प्रदेश से लगातार स्पेशल ट्रेनें गई हैं वोट डालने के लिए। सबने देख लिया, एक एक वोट 22 जगह डल रहा है। वो देखा ये ब्राजीलियन एक्टर का 22 जगह उसका वोटिंग लिस्ट में नाम पाया गया। तो हेराफेरियाँ हो रही हैं बस। ये मीडिया जो मौन है, चुप बैठा है, जैसे वो कभी धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भीष्म पितामह सब कुछ जानते भी उससे भी चुपचाप बैठे रहे। बाकी सारे तमाम दिग्गज जो थे वो भी चुपचाप बैठे रहे। इसीलिए अक्सर एक किताबों में, हिंदी के साहित्य में एक चैप्टर आता है, भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया। उसमें सबसे बड़ा कारण दिया गया कि भीष्म को अवतार इसलिए नहीं माना गया जब उनके सामने एक उनकी कुलवधू की इज्जत आबरू लुट रही थी और उसके बावजूद उन्होंने आवाज़ नहीं खोली, इसलिए उन्हें भीष्म को अवतार नहीं माना गया, वरना भीष्म को भी अवतार की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि शर्मा जी ने जो बताया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस धीरेन्द्र शास्त्री के लिए 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर। बाय बाय।